यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं बेहद टैलेंटेड और हमारी बेहद ख़ास मेहमान श्रद्धा सक्सेना के साथ। ख़ास इसलिए है कि जब ये फैशन डिज़ाइनिंग सीख रही थी 20 साल पहले 15, तब से हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। और उस समय एक ग्रेसोभा की तरफ से कार्यक्रम था जो हम इनके कॉलेज में कराने के लिए गए थे। तब ये फैशन डिज़ाइनिंग सीख रही थी। फिर इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग सीखा, कपड़े बनाए। हम लोगों ने इनके कपड़ों की जो मॉडलिंग थी वो रैम्प पे की, एक अलग यूनिक शो था। वहाँ से इनकी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फैमिली लाइफ, और फैमिली लाइफ के बाद फिर उन्होंने अंश वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से अपना एक सामाजिक संगठन NGO बनाया। NGO के बाद बहुत सारे काम इन्होंने NGO में भी किए जो फैशन से जुड़े थे, महिलाओं की जो सशक्तिकरण थे उससे जुड़े हुए थे। वहाँ से फिर लॉकडाउन आया और उसके पहले इन्होंने टीचिंग भी स्कूल में शुरू की। लॉकडाउन में टीचिंग प्रभावित हुई, तब खाली समय था, इन्होंने उसका पूरा उपयोग किया और मेकअप सीखना शुरू किया। आज की तारीख में और जिस मुद्दे पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है श्रद्धा सक्सेना का श्रद्धा मेकओवर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रद्धा ने श्रद्धा मेकओवर्स क्यों खोला और क्या इसके जरिए वो करना चाहती है। तो बहुत स्वागत। थैंक यू भैया। श्रद्धा मेकओवर्स शुरू किया, क्या इसके पीछे और क्या आगे की प्लानिंग है? असल में जब लॉकडाउन हुआ तो ये लगा कि कुछ खाली खाली है, क्योंकि जॉब तो सभी की बंद हो गई लगभग। और क्योंकि मेरा मैनेजमेंट वर्क था तो ऑनलाइन भी ऐसा कोई काम नहीं होता था। तो ये हुआ कि मैं पार्ट टाइम पहले मैंने 2006 में मैंने VLCC से किया था स्किन का कोर्स। तो मैं फेशियल्स है, वैक्सिंग है, ये सब मैं पार्ट टाइम पर्पस से करती थी। कभी प्रोफेशन इसको नहीं बनाया, तब शौक था। जैसा कि आपने कहा कि जब फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों को जब रैम्प पे अपने मॉडल्स चलाने होते हैं तो उनको क्या वेयर कराएं, कैसे उनको चलाएं, क्या उनकी मतलब ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्या मेकअप होना चाहिए, सिर्फ इस चीज़ को, इस पार्ट को सीखने के लिए मैंने VLCC ज्वाइन किया था। तो वो मेरा धीरे धीरे पार्ट टाइम में काम आता रहता था। तो ये लगता था कि ठीक है, जो लोग जानते हैं वो अपना बता देते हैं, आते हैं, बुलाते हैं और काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है। उसके बाद लॉकडाउन में क्या हुआ कि महिलाएं क्योंकि सुंदर हैं भी और सुंदर दिखना चाहती भी हैं, तो कई ऐसे जानने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं कि घर में शादी पड़ी और मतलब उन्हें ये हुआ कि पार्लर सारे बंद, कोई आ जा नहीं सकता, क्योंकि जो फर्स्ट वाला कर्फ्यू लगा था वो वाकई बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू था। तो उसमें मेरा 3 महीने लंबा था। तो उसमें आईब्रोज बहुत बढ़ गई, कई जोक्स भी आए लेडीज़ के लिए। और कि मतलब लॉकडाउन के बाद पार्लर जाएंगे तो कैसी आईब्रोज होंगी। लेकिन जो मेरी बहुत प्रिय लोग थी उन्होंने क्या किया कि पहले ही सब एक टाइम डिसाइड कर लिया बहुत प्रिकॉशन के साथ। अब जिसके यहाँ मैरिज है, जब 10-20 लोग खाली अलाउ हैं तो उसमें आप बाहर से पार्लर या मेकअप आर्टिस्ट बुलाने का रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरा वो सीखा हुआ तब काम है। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं मॉर्निंग में 11 बजे जा रही हूँ और 3, 4, 6 फेशियल रेगुलर कर रही हूँ। और क्योंकि जब स्किन में ऑलरेडी मतलब कोर्स कर चुकी थी तो उसका मुझे आइडिया था कि किस स्किन पे कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अपना पार्ट टाइम को ही मैं अपना फुल टाइम बना लूँ प्रोफेशन। तो क्योंकि मुझे आर्टिस्टिक वर्क अच्छा लगता है और मेकअप मुझे बहुत पसंद है। जब मैं दूसरों पे करती हूँ तो लगता है कि ये फीचर्स इसके यहाँ से शार्प होने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा देखती रहती थी। तो जो उस टाइम बेसिक था मेरा, फिर मैंने एडवांस किया इसी टाइम। फिर उसके बाद आपने सीखा? हाँ, मैंने एडवांस सीखा। तो मतलब मुझे लगा कि ये इसको जब प्रोफेशन बनाना ही है तो क्योंकि अब पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है, तो अब टेक्निक्स बहुत सारी नई आ चुकी हैं। तो इसलिए फिर मैंने उसको एडवांस में कन्वर्ट कर दिया पूरा मेकअप आर्टिस्ट्री को। फिर जब वो किया उसके बाद करते करते पूरे सेकंड लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन खूब प्रैक्टिस करी, अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस करी। पूरे दिन बैठ के कभी भूतनी बन गए, कभी चुड़ैल बन गए, कभी ब्राइड बन गए, रेखा बन गए। तो इस टाइप से करके अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस करी। वो करते करते जब हाथ परफेक्ट हो गया तो फिर लोग देखते भी थे। तो उसमें मैंने क्या किया था कि जब मैं कर रही थी तो मैं अपने स्टेटस पे या अपने जानने वालों को भेजती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ।
तो उसमें कई लोग बहुत अच्छे सजेशंस भी देते थे कि हाँ तुम्हारा ये अच्छा हुआ है, या कई लोग कहते थे कि ये तुम्हारा गड़बड़ है। एक दो बार आपसे भी बात हुई तो आपने भी कहा नहीं अब ये तुम्हारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो सामने वाला देख रहा है वो आपकी कमी और गलती और अच्छाई दोनों बता सकता है। तो उस समय मुझे ये हेजिटेशन नहीं थी कि मैं भेजूँ कि ना भेजूँ, अच्छा हुआ है कि नहीं। तो वो बहुत लोगों की राय मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। फिर उस बीच में जब बहुत अच्छा परफेक्शन आ गया तो धीरे धीरे करके ब्राइडल बुकिंग्स, इंगेजमेंट बुकिंग्स स्टार्ट हो गई। 3-4 जो अच्छे जानने वाले थे उनका किया, जब किया तो उनको बहुत पसंद आया। फिर मैंने इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना दिया। श्रद्धा मेकओवर्स नाम कैसे सोचा? एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, जब ये सारा कुछ चल रहा था लॉकडाउन और कोरोना का, तो फिर मैंने हैंडीक्राफ्ट के, मतलब मैं खाली तो बैठ नहीं पाती हूँ, तो वो हैंडीक्राफ्ट के आइटम मैंने कोलकाता से कच्चा माल मंगवाया था। अच्छा। मिट्टी का, और उसको मैं बना के और मतलब दुर्गा माँ के, काली माँ के इस टाइप से फेसेस बनाती थी, बना के डेकोरेशन करके मैंने कुछ लोगों को दिए तो उनको बहुत पसंद आए, तो उन्होंने परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं उसमें दुर्गा जी की या काली जी की आंखें बनाती थी तो मुझे बड़ा सुंदर लगता था। तो मैं सोचती थी कि ये एक नॉर्मल ऐसे मूर्ति रखी हुई है और इसको जब अच्छे से सजा दो, अच्छे से डेकोरेट कर दो, तो मैं ये सोचती थी इसमें और महीन काम कैसे हो सकता है। तो ये करते करते मैं आज भी जब किसी लड़की का या लेडी का मेकअप करती हूँ तो मैं मेन फोकस करती हूँ कि इसकी आंखों पे और अच्छा काम कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके फेस पे आपकी आंखें और लिप्स ही मेन फोकस होता है। तो वो खासतौर पे जो बंगाली ब्यूटी और जो उनके फेस्टिवल होते हैं, हाँ, उनके मेकअप में ये हावी रहता है, उन पे हावी रहता है, प्लस फोटोशूट में भी होता है। अच्छा। तो ये, और पहले के टाइम में जो हमारे रेट्रो लुक होते थे उसमें हमारी आईज को बहुत हाईलाइट किया जाता था। तो बस वही बनाते बनाते मैंने सोचा कि नहीं अब फिर मैं मेकओवर ही रखूंगी, कि मैं मेकओवर ही करूंगी। और श्रद्धा इसलिए डाला कि श्रद्धा अपना नाम है, पता नहीं दूसरे नाम से कोई पहचानने या नहीं, इसलिए। कस्टमर कैसे मिल रहे हैं, कैसे उन तक पहुंचती है? कस्टमर पहले तो आपस में जानने वाले ही 3-4 मिले थे, तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया। जब उन्होंने वर्क देखा उनको बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे की माउथ पब्लिसिटी से मुझे काफ़ी कस्टमर मिले। तो मतलब लिटरली आपको बताऊं कि जिस लॉकडाउन में लास्ट ईयर लोग घर पे बैठे थे या पार्लर्स बंद थे, उस टाइम पे मैंने 27 मेकअप टोटल किए। अच्छा। उसमें ब्राइडल, एंगेजमेंट, पार्टी इंक्लूड थे। मैंने मेरी कॉलोनी में भी मैरिजेस थी तो किए, मेकअप, हेयर स्टाइल करती थी। तो ये सब धीरे धीरे पसंद करने लगे। एक दूसरे से बात हुई, किसी ने देखा क्या है, किसने किया है, तो पूछते गए। तो वो पूछते पूछते फिर बात होती गई कि हाँ श्रद्धा ने किया है, तो अच्छा नंबर दे दो। फिर नंबर आने लगे, बात करने लगे। तो वो धीरे 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 करके क्लाइंट्स क्या, अच्छा मैं अगर ऐसा करवाऊँ तो कैसा लगेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मतलब जब कोई भी किसी भी लड़की की शादी है या किसी को मान लीजिए पार्टी के लिए भी रेडी होना है, तो वो पार्लर में गई, उसने कहा मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, एक फ़ोटो दिखा दी। अब फोटो दिखा के आर्टिस्ट तो सोचता है कि हाँ ठीक है हम इसका मेकअप कर दें, लेकिन आर्टिस्ट का मेन काम होता है कि हर फेस पे हर मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो जो कुछ बहुत सारे होते हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं, उनके सजेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। कन्विंस करना होता है कि आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को कैसे उससे अच्छा मेकअप के लिए कन्विंस करें। सोशल मीडिया का क्या रोल रहा आपकी इसमें? सोशल मीडिया का तो बहुत सारा रहा। तो उसमें मुझे ये अच्छा लगा कि लेडीज़ को तो खैर नॉलेज रहती है, लेकिन जेंट्स को भी बहुत नॉलेज रहती है मेकअप की। क्योंकि कई बार मैं जब पोर्टफोलियोज डालती हूँ, अपने बनाए हुए मेकअप डालती हूँ, तो उसमें कई ऐसे जेंट्स भी हैं, हाँ, जो मीडिया से भी रिलेटेड हैं, जो और भी अच्छे जॉब्स से रिलेटेड हैं। तो वो लोग भी कि हाँ ये अच्छा है या लास्ट वाला अच्छा था। तो इससे ये समझ में आता है कि पब्लिक डिमांड आपकी क्या है और क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया से, हाँ ये है कि हाईलाइट अच्छा रहता है। आप इंस्टा पे डालिए या आप फेसबुक पे डालिए, तो एक जेन्युइन जो जेंट्री होती है वो उसमें आपको क्लाइंट जो रहती है वो वहाँ आपको कमेंट करेगी। और बाकी ब्यूटीफुल तो जिसको लिखना है वो लिखेगा, लेकिन एक जेंट्री जो होती है जनरली वो वहाँ पे कमेंट जरूर करती है। ये तो थी श्रद्धा मेकओवर की कहानी। आपने फैशन डिजाइनिंग शुरू किया था और वही आपको काम आया जी मेकओवर में। फिर बीच में आपने अंश वेलफेयर फाउंडेशन खोला, अभी भी है वो। अंश के साथ क्या क्या काम किया कुछ थोड़ा बताइए, लेकिन क्योंकि लोग कहेंगे कि अंश की कहानी तो रही गई। नहीं, अंश की कहानी, अंश के कई सारे कार्यक्रम तो आपके साथ ही हुए हैं
गृह शोभा ने टाई अप किया, दैनिक जागरण ने, अमर उजाला में। पहले हम लोग जब अंश का, आपको याद होगा, कार्यक्रम करते थे तो बच्चों को, जो ये झुपड़ी के और निर्धन बच्चे थे, इनको लेके आते थे, इनको सिखाते थे और इनमें कला निकालते थे। तो वो एक ट्रेंड अलग था जब चलता था। तो वो धीरे धीरे करते करते दुर्गा पूजा स्टार्ट हुई। दुर्गा पूजा हमारी लगातार चल रही है। लास्ट ईयर कोरोना के चक्कर में टेंट भी नहीं लग पाया, पंडाल, किसी को परमिशन नहीं थी, तो फिर वो घर में शिफ्ट हुआ कि वो, क्योंकि वो रोकी नहीं जाती है, तो वो लगातार चलती रही। अंश में अब मैंने क्या किया, एक ये ऐड कर दिया कि क्योंकि जब मैं लोगों को कर रही हूँ, और सोशल वर्क करने के लिए भी आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है, आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो मैंने फिर बहुत सारी, मेरी अभी जैसे मेड है या 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनकी मेड हैं, तो जून में, जुलाई में मेरे पास 5 लड़कियां थी जो उनकी बच्चियां थी या किसी की जानने वाली थी जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो मेरे से बोला था, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अपने अंश के ज़रिए इन बच्चों का मेकअप करूँगी, जिसका मैं कोई चार्ज नहीं करती हूँ। और खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हाँ, ये मतलब ज़रूरी नहीं कि हम बहुत हाई फाई फैमिलीज़ या जो पेमेंट करने में मतलब पेमेंट कर सकते हैं, जो आपको खाली उनको ही सजाएं। भाई हमारे पास तो कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो हम सोचते हैं कि लड़की भी आई है अगर, तो इसके भी कुछ सपने होंगे आगे अपनी लाइफ को लेके, तो मैं उसमें भी उतना ही एफर्ट डालती हूँ जितना जो हमें पेमेंट करता है उसमें डालती हूँ। तो आपने टीचिंग भी की है जी, आपने समाज सेवा भी की है, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं, आपने मेकओवर भी शुरू किया है। इतनी सारी जो प्रतिभा है, इतनी जो बहुमुखी प्रतिभा जिसको कहते हैं, इस पूरी लाइफ को कैसे अपने में एनालिसिस कर रही हैं कि क्या हमने अचीव किया और क्या आगे अचीव करना है? अपने में एनालिसिस करने का ये कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था फैशन टेक्नोलॉजी, तो दिल्ली गई, दिल्ली से जॉब किया, बीबा जैसे ब्रांड में भी नौकरी करी, तो अच्छा लगता था कि हाँ करते हैं। उसका जो उस टाइम पे किया था, फैशन शोज भी हुए थे, वो मेरे क्लाइंट्स अच्छे थे, जो स्टिचेस आज भी मेरे पास आते हैं कि आप स्टिच करवा दीजिएगा मेरा डिज़ाइनर भी है। तो उसका हेल्प मुझे ये मिला कि मैं जब अपने पोर्टफोलियोज बनाती हूँ या अपनी ब्राइड्स को रेडी करती हूँ, तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ईजी हो जाता है। और क्योंकि जब मैं मेकअप तो कर ले रही हूँ, लेकिन तब वो करते करते दिमाग में घूमने लगता है कि इसके ऊपर कौन सा ड्रेसअप अच्छा लगेगा, और ये आई लेंस लगाई है या हेयर कलर करी है या मैं इस पर ये मेकअप कर रही हूँ, तो इसके ऊपर किस पल्ले में किस तरह से चुन्नी अच्छी लगेगी, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये कैसे ग्रूम, तो मैं ऐसे करके जैसे जो लड़कियां हैं इनको ग्रूम भी कर देती हैं, तो वो अच्छा लगता है कि किसी के सामने वाले की पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है। दूसरा सोशल वर्क का था कि करते करते अभी भी जैसे कर रहे हैं, तो उसमें कई लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं जो जिनको ज़रूरत होती है, तो हम लोग कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इस टाइम अब इतना समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम उसे फोकस कर सकें, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, उससे उसके ज़रिए हमको काफ़ी पहचान मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो वहाँ पे आपको पॉलिटिशियंस भी जानते हैं, वहाँ पे आपको मीडिया भी अच्छे से जानती है, और वहाँ पे आपको आम पब्लिक भी अच्छे से जानती है। तो ये तीनों चीज़ों की क्लाइंटेज मुझे मिली, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि एक फेस, एक मतलब नाम मिला, ये हुआ। दूसरा टीचिंग का था कि जैसे सामने वाला क्लाइंट जब बैठता है तो मुझ में बहुत पेशेंस आ गया सुनने का। अच्छा, वो टीचिंग से आया? नहीं, टीचिंग से नहीं आया, मतलब जब वो सुनाता है, क्योंकि भाई आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट की सुननी पड़ेगी, आपको बच्चों की भी सुननी पड़ेगी और आपको टीचर और पेरेंट की भी सुननी पड़ेगी। तो हम लोग मतलब जब क्लाइंट आता है तो वो पहले पूरी अपनी बात बताएगा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो कभी कभी क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि आप इस तरह से नहीं, ऐसा करिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, अगर वो कृति सेनन उन्हें अच्छी लग रही है तो उनको वैसे ही बनना है। तो ये चीज़ें होती है, तो कभी कभी वो जिद पकड़ लेते हैं, तो उसको हम लोग मोल्ड कर लेते हैं बहुत ईजिली। ये काम मुझे टीचिंग से आया। आप सिंगल पेरेंट हैं, 2 बच्चे हैं जिनको आप पाल रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों को पालने में? टीचर की तरह पालती हैं, मदर की तरह पालती हैं, या कैसे उनको एक सही रास्ते पर रखती हैं? मैं दोस्त की तरह पाली। अच्छा। क्योंकि बड़ा बेटा है, तो अब मैं यहाँ पे किससे बात करूँ, तो घर आती हूँ तो हाँ आज ये हुआ, तो मेरे जैसे पहले भी अंश के भी प्रोग्राम होते थे, तो दोनों बच्चे अक्सर आपने भी देखा साथ में ही रहते थे। और बाकी ये मेकओवर का भी रहता है,
तो जैसे मुझे बाहर जाना होता है तो हम लोग क्योंकि फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर में जब मुझे बाहर जाना है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लाइक रिंग लाइट है, कैमरा है, अपना सारा चीज़ें वैनिटी लेके जानी होती है। तो मैं मेरे बेटे से बोलती हूँ कि तुम चलो, तो DSLR होने की वजह से वो फोटोग्राफ बहुत अच्छी खींचता है। अच्छा। तो एक मुझे ये टैलेंट अच्छा लगा कि चलो ये अच्छी फोटो खींच लेता है, तो उसके जरिए मैं अपनी फोटो बहुत अच्छी खिंचवा लेती हूँ, तो वो मेरी प्रोफाइल पे लग जाती है। दूसरा बड़ा बेटा जो है उसके शौक अलग है, उसको म्यूजिक का, खाने का शौक है, तो वो दोनों अपना पढ़ाई में भी करते रहते हैं। 2 साल से तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो दोनों करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कभी आई नहीं, क्योंकि अगर पेरेंट्स बच्चों को दोस्त की तरह पालें तो हाँ, समस्याएं कम आती हैं, क्योंकि बच्चे फिर इधर उधर भागते नहीं हैं। जब आपके बच्चे आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई दोस्त की कमी नहीं होगी, और मतलब आपको भी पता रहेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दूसरा, हाँ, मोबाइल, क्योंकि इधर मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत चल गई है स्कूल के चक्कर में, तो वो किसी भी एज का बच्चा हो, मैं ध्यान बहुत रखती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके मोबाइल में कोई सिम नहीं डाला, मैंने इनके फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। अब जब फ़ोन से कनेक्ट कर दिया तो अगर ये 10 मिनट की जगह 15 मिनट वीडियो गेम खेलेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि तुम गेम खेल रहे हो, तो मैं डांट लगा देती हूँ। तो इससे इनको डर रहता है कि मैं कहीं भी हूँ, कनेक्ट तो मम्मी के फ़ोन से, तो खेल नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा डांट मार भी नहीं पड़ती है। तो ये देखिए श्रद्धा की टिक्स है जो इन्होंने फैशन डिजाइनिंग से लेके मेकओवर तक और पेरेंटिंग तक में एक साथ फॉलो की है। आप लोग भी इन ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं कि जब भी इनको खाली समय मिला, लॉकडाउन में खाली समय मिला, इन्होंने मेकअप सीखा और आज वो अपने पे निर्भर हैं। श्रद्धा मेकओवर के नाम से अपना एक वेंचर चला रही हैं जहां लोगों को सुंदर बना रही हैं। जब भी इनके पास खाली समय रहा, इन्होंने किटी पार्टी या दूसरे टाइम पास के जगहों पर काम करने की बजाय खुद की तरफ केंद्रित किया, कुछ सीखा, वही आगे चल के उनका एक रास्ता भी बना। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप 6 महीने खुद को दे रहे हैं तो आप दूसरों से 6 साल आगे निकल सकते हैं। और दूसरा, अपनी प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, खाने में हो, मेकअप में हो, कोई भी फील्ड हो, अपनी आपको प्रैक्टिस कोई नहीं मिले तो खुद के हाथ पे करना शुरू कर दो। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। इसी नोट के साथ हम इस बातचीत को विराम देते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और हस्ती के साथ। श्रद्धा जी का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। और सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाल के हम लोगों को सुना। हम श्रद्धा के मेकओवर का जो एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर है, वो दे देंगे। आपको कभी ज़रूरत हो आप संपर्क करिए और देखिए उनके हुनर का कमाल। थैंक यू। थैंक यू।